लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन किया था कि भाई ये जस्ट एक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, एक मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग है. इट इज़ नॉट अ न्यू लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज देन व्हाट वी हैव लर्नड प्रीवियसली. तो बस ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग का अंदाज़ या तरीक़ेकार है जिसमें ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक प्रोग्रामिंग की जाती है और हम ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे, उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं को जानेंगे और उनको फिर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ऑब्जेक्ट को हमने ये समझा था पहली चीज़ कि ऑब्जेक्ट को जब डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पेश आती है तो उसके लिए उसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ एक एस्पेक्ट होते हैं और दूसरा एस्पेक्ट उसकी फंक्शनैलिटी होता है. इन दो चीज़ों से मिलाकर एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन हो जाता है, समझ आ जाती है भी क्या चीज़ है, कैसी दिखती है, क्या इसके फिज़िकली या और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या काम करती, क्या रोल है इसका, क्या फीचर्स है इसके, क्या फंक्शंस हैं. चीज़ मुकम्मल डिफ़ाइन हो जाती है. तो इन दो चीज़ों को जब प्रोग्राम में डिफ़ाइन करना होगा तो उसके लिए बताया था कि एट्रीब्यूट्स के लिए वेरिएबल्स बना लेते हैं और फंक्शनैलिटीज़ के लिए फंक्शंस बना लेते हैं और इन दोनों को कंबाइन किया जाता है एक क्लास के अंदर. क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताया था कि क्लास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक डेफिनेशन है. लाइक हम एक कार को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं भी इसका नाम होगा, इसका कोई मैन्युफैक्चरर है, मॉडल है, ईयर है, इसकी स्पीड है, फ्यूल है, इस तरह मुख्तलिफ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी फंक्शनैलिटी है. लेकिन कार की क्लास का मतलब ये नहीं कि कार है, ठीक है ना. वो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी कार होगी वो ऐसी होगी, वो मूव करेगी, स्पीड अप करेगी, स्टॉप करेगी, टर्न कर सकती है, वो उसमें फ्यूल ऐड हो सकता है. और जब एक एक्चुअल चीज़ आ जाएगी जो उस क्लास से बिलोंग करती है, वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगा. हमने मुख्तलिफ एनिमल्स की बात की थी, चाहे एनिमल है, कैट है, जब वो कैट होगी, हाँ जी, बात करनी क्लास से, करें. तो इस तरह से हमने क्लास और ऑब्जेक्ट का. अब एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, लाइक मॉनिटर एक क्लास है कि भाई वो डिस्प्ले देगा. मॉनिटर से मुराद जो एक पीसी का मॉनिटर होता है, एक डिवाइस है, उसके उसके उसका साइज़ होगा, उसका कोई विड्थ हाइट हो सकती है, उसका कोई वेट हो सकता है, उसका कोई ये उसकी टाइप हो सकती है कि भाई ये फ्लैट है, एलईडी है, एलसीडी है, ओएलईडी है, कौन सी किस्म का है, उसका मटेरियल हो सकता है, मुख्तलिफ उसके प्रॉपर्टीज़ होंगी. फिर उसकी फंक्शनैलिटी है, ऑन ऑफ है, उसकी ब्राइटनेस अप डाउन होना उसकी उसकी फंक्शनैलिटी है, उसके कलर, ह्यू, सैचुरेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं. तो जब ये तो एक उसका कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जब एक चीज़ सामने आ जाए कि भाई ये एक मॉनिटर है, ये मॉनिटर क्लास का ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा लफ्ज़ इंस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. भाई ये मॉनिटर क्लास का इंस्टेंस है, ये मॉनिटर क्लास का ऑब्जेक्ट है जब वो चीज़ मौजूद होगी. और ये एक अजम्पशन होगी डेफिनेटली कि भाई मॉनिटर क्लास को डिफ़ाइन करते हुए जो हमने एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज़ बताए थे तो वो इसमें डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये उस क्लास को बिलोंग कर रहा है तो इसमें वो सब कुछ मौजूद होगा. तो क्लास हमने एक बनाई भी थी, बोर्ड पर बनाई थी. अब उसको कोड में देख लेते हैं कैसे बनती है. यानी कि अब डेव में जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चूँकि एक स्टाइल है, इस स्टाइल में आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम कर सकते हो. लाइक C++ में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से प्रोग्रामिंग की जा सकती है, जावा लैंग्वेज में भी की जा सकती है, PHP लैंग्वेज के अंदर भी इस स्टाइल से प्रोग्रामिंग की जा सकती है, डार्ट लैंग्वेज में भी, और भी कई लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है. तो ऊप एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है
जिसमें कई लैंग्वेजेस में काम होता है। हाँ, उन लैंग्वेजेस में ऊप के स्टाइल से प्रोग्राम करने की सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए। लाइक सी लैंग्वेज है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सपोर्ट नहीं है। सी लैंग्वेज में ऊप के ज़रिए ये ऊप के स्टाइल में प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। सी प्लस प्लस में है, सी में नहीं। इस तरह से हो सकता है और भी कई लैंग्वेज हो जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी या फीचर ना मौजूद हो। ऐसा भी होता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऊप को सपोर्ट नहीं करती। कुछ होती हैं कि जो प्योरली ऊप बेस्ड होती हैं। अब जैसे दूसरा जो जो जिस स्टाइल से हम पहले प्रोग्रामिंग करते रहे, कल मैंने उसका थोड़ा सा मिस्टेकन नाम ले लिया था। उसका नाम होता है प्रोसीजरल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, नॉट स्ट्रक्चरल स्टाइल। कल मैंने स्ट्रक्चरल बोल दिया। तो पहले जो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जिस अंदाज से प्रोग्रामिंग करते थे उसका नाम है प्रोसीजरल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर कहते हैं फंक्शन को, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या अंदाज होता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर ना फंक्शनैलिटीज़ आइडेंटिफाई करते हो। जैसे हम जब जो हमने एंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट लेवल पर जब हम पहुंचे, जिसके अंदर सब कुछ नॉलेज कंबाइन होता है, कि हम कहते हैं ये फंक्शन होगा प्रोडक्ट ऐड करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फाइंड करनी है, या कुछ सर्च का है, डिलीट का है। ये सारी देखो ना, हम फंक्शनैलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ये फंक्शंस हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो फंक्शंस को प्रोसीजर्स कहते हैं। तो आप प्रोसीजर्स उसके अंदर ना आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करके, और फिर हर एक फंक्शन अपना अपना काम सर अंजाम देता है। स्ट्रक्चर के अंदर बस डेटा सेव होता है और फिर फंक्शंस उन स्ट्रक्चर्स के साथ काम करते हैं। तो क्लास कहती है कि भाई डेटा और फंक्शंस कंबाइन होकर ऑब्जेक्ट बनता है। प्रोसीजरल में डेटा और फंक्शंस अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्ट्रक्चर अलग बनता है, फंक्शन अलग बनता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर डेटा और फंक्शंस कंबाइन होते हैं क्लास के अंदर। अच्छा, तो ये एक चीज़ है कि मैं आपको प्रोसीजरल के हवाले से बताना था। तो कुछ लैंग्वेजेस, जैसे मैंने कहा कि भाई सिर्फ प्रोसीजरल को सपोर्ट करती हैं, ऊप को सपोर्ट नहीं करती। कुछ ऐसी भी लैंग्वेज हैं जिसके अंदर टोटली ऊप होती है, उसके अंदर प्रोसीजरल होता ही नहीं। लाइक जावा लैंग्वेज है, वो टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके अंदर आप प्रोसीजरल स्टाइल से कर ही नहीं सकते। उसके अंदर काम होता ही क्लास के साथ है, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से ही, वो प्योरली टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा। तो जावा में हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, और इवन जब हम डार्ट लैंग्वेज खैर प्रोसीजरली भी सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। लेकिन जब हम चाहे हम बना रहे हों, एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हों, iOS ऐप्स बना रहे हों, और हम चाहे जब क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बना रहे हों, हम गेम्स बना रहे हों, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में ही प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इस वजह से ये इंतहाई ज़्यादा अहम है। वेब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, बट जो लेटेस्ट अब फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक जो JS फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट नेटिव हो गया, व्यू JS हो गया, सॉरी रिएक्ट नेटिव नहीं, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट JS, व्यू JS, एंगुलर JS, इन सब में क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से काम हो रहा होता है। PHP के जो फ्रेमवर्क्स हैं, लारावेल, उसमें क्लासेस बन रही होती हैं, वो भी सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो रहा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझना इंतहाई ज़्यादा अहम है कि अगर आपको आगे फर्दर जब अगर आपको डेवलपमेंट साइड, कोडिंग, प्रोग्रामिंग साइड पर रहना हो, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच एसेंशियल। उनके लिहाज उन उस लेवल उन कह लो फ्रेमवर्क्स और प्रोग्रामिंग लेवल्स का प्री रिक्विजिट है, या एक फंडामेंटल चीज़ है कि भी आपको ऊप आती है। जहाँ भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग स्किल के हवाले से, तो उनको उनका मेन कंसर्न की पहली उन्होंने जो चीज़ चेक करनी होती है वो आपके ऊप के कॉन्सेप्ट्स कैसे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग उनको आपके ऊप के, जिसको भी ऊप आती है उससे फिर आगे चला जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊप आती है तो फिर ठीक है जॉब होगी। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि भी इसको ऊप कितनी आती है, ऊप के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से इसका कैसे है, कॉन्सेप्ट कैसा है, क्लैरिटी कैसी है, और देन फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एंड फिर
फिर वो उस पर्टिकुलर चीज़ पर आते हैं कि जी अच्छा जी आपकी एंड्रॉयड के वाले से या वेब के वाले से वॉट एवर जो फिर उस दिस इज़ द बेस। तो इंतहाई ज़्यादा अहम है किसी भी और इससे ज़ाहिर बात है इसकी बुनियाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, तो इट्स ऑल अचीव। तो अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आती होगी तो पाएगी तो फिर बाकी सारा कुछ इसके आगे समझ आता है। तो खैर इस पर इसकी अहमियत पर जितनी भी ज़्यादा आई डोंट नो कि इंतहाई ज़्यादा स्ट्रेस इस पर है। अच्छा खैर अब हमने क्लास बनानी है। कल हमने क्लास बनाई थी कार की, तो उसी को अब कोड में लिखते हैं। ये बन गई जी क्लास। क्लास के दो हिस्से होते हैं, एक उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक फंक्शनैलिटी होती है। एट्रीब्यूट बस एक फैंसी वर्ड लगता है, वेरिएबल्स ही तो हैं और क्या ऐसी परेशानी वाली बात है। इसके अंदर कह दिया भाई एक उसका ईयर है, एक उसका मेक है, एक उसका मॉडल है। फिर हमने कहा था उसके अंदर उसकी स्पीड हो सकती है, स्पीड अगेन वो फ्लोट में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर फ्यूल कितना मौजूद है, इस वक्त गाड़ी कौन से गियर में मौजूद है, फिर अगर उसके अंदर आपको उसकी ज़रूरत है तो और उसके अलावा हमने क्या किया था, हाँ उसका पावर का स्टेटस क्या है, या उसका इग्निशन उसका ऑन है या ऑफ है, या पावर उसकी ऑन है या ऑफ है, तो ये हमने लिया। अब देखो एक जब हम क्लास डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके कौन कौन से हमें वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने, ये हमारे ओवरऑल प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। अब देखो कार का वेट भी हो सकता है, कार की सीटिंग कैपेसिटी भी हो सकती है, कार का कलर भी हो सकता है, कार का की लेंथ विड्थ हाइट भी हो सकती है, कार की बूट कैपेसिटी भी हो सकती है, कार के इंजन के स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, कार की टाइप हो सकती है कि भाई ऑल व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, रेयर व्हील ड्राइव है, इसमें ट्रांसमिशन कौन सी है, इसमें फ्यूल कौन सा है, इसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, सीएनजी है, इलेक्ट्रिक कार है, हाइब्रिड कार है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर देखना होता है कि भाई हमें कौन से एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि भाई वेरिएबल बनाना है। अब वो 4 वेरिएबल बनाने हो, 10 बनाने हो, 50 बनाने हो, द लिस्ट कैन गो ऑन। अब ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है कि भाई आप उसके कौन से एट्रीब्यूट्स को में इंटरेस्टेड होंगे। लाइक एक अगर आप कहीं पर एज अ यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है जिसमें आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप अपना डेटा, वो आपसे आपका डेटा मांगेगा। सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर। वो एक कस्टमर से एक हो तो आप ही अभी दो जगहों पर अप्लाई हम करेंगे, और वो आपके कुछ एट्रीब्यूट्स एक वेबसाइट ले रही होगी, आपके उससे कई ज़्यादा एट्रीब्यूट्स कोई और दूसरी वेबसाइट ले रही होगी। उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब वो दोनों एप्लीकेशंस की नौयत फ़र्क है। एक आपसे आपका वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका आपसे नाम पूछ लेगी, मोबाइल नंबर पूछ लेगी, एड्रेस पूछ लेगी कि भी सिटी कौन सी है, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह पूछ लेगी बस। वो आपका फादर नेम नहीं पूछेगी, आपका CNSE नंबर नहीं पूछेगी, आपकी नेशनैलिटी, आपका रिलीजन नहीं पूछेगी, आपके मैट्रिक के मार्क्स थोड़ी पूछेगी। लेकिन सेम अगर आप किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो एडमिशन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपसे ये वाले कवायद पूछेगी कि नाम भी बताओ, CNSE नंबर बताओ, आप अपना ये मैट्रिक के मार्क्स बताओ, डिग्री साथ अटैच करो, हैं वो भी आपके एट्रीब्यूट्स। हाँ जी आए, क्लास से बात करनी, हाँ जी करें करें। हाँ तो जिस एप्लीकेशन का जो रोल होगा उस लिहाज से वो आपका वो वाला डेटा, एक किसी में एट्रीब्यूट ज़्यादा मांग रही होगी, भी मैट्रिक के भी मार्क्स बताओ, कोई एंट्री टेस्ट के बताने हैं, इंटर के बताने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो नेशनैलिटी भी मांग सकते हैं, प्रोविंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो पूछेंगे। तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर जब वो जो आप डेटा बेसिकली इनपुट कर रहे हो तो पीछे क्लास बनी होती है, वो यही वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आपका डेटा आप एज एन ऑब्जेक्ट होते हो। उस हर एक जो यूज़र अप्लाई कर रहा है, वो यूज़र, हर एक यूज़र एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उस सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा होता है।
तो जो आप डेटा देते हो वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली। तो ये आपकी जो भी एप्लीकेशन होती है उस पर ये मुनहसर होता है कि भाई कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। कोई एप्लीकेशन आपकी एकेडमिक एट्रीब्यूट्स मांग रही होती है, कोई फर्ज करो आप कहीं जिम में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपका वेट शुमार होगा, आपके मेजरमेंट शुमार होंगे। कोई एप्लीकेशन है जस्ट वो आप कहीं पर फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो वो आपको जस्ट आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे और एड्रेस इन्फॉर्मेशन लेंगे और नेम इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें वो आपसे ले रहे होंगे जिसके थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जा सके और डिलीवर किया जा सके। तो ये चीज़ें जो है ना आपको जहन में होनी चाहिए कि भाई कैसे हम ये तय करेंगे कि भाई एक चीज़ के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमने कंसिडर करने हैं एक प्रोग्राम के अंदर, ये क्लास बनाते हुए कौन से एट्रीब्यूट। तो हम एक जनरली एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कुछ एग्जांपल ले ली, एट्रीब्यूट्स ले लिए कुछ कार के वाले से लिमिटेड से। फिर हमने कहा कि उसके बाद होती है फंक्शनैलिटी, जैसे हमने कहा था कि एक स्विच ऑन की फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्विच ऑफ की फंक्शनैलिटी कोई हो सकती है, स्पीड अप की फंक्शनैलिटी या ब्रेक करने की फंक्शनैलिटी, ठीक है। आप इसके अंदर वो वेरिएबल चेंज करते हैं कि इसने पावर के वेरिएबल को ट्रू वैल्यू दे देंगे, इसके स्विच ऑफ के अंदर पावर के वेरिएबल को फॉल्स वैल्यू दे देंगे या 0 1 से रिप्रेजेंट हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने स्पीड अप का फंक्शन देना है या एक्सेलरेट का फंक्शन देना है, तो उसके अंदर हम करंट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने कहा जी वॉइड, फिर ब्रेक की फंक्शनैलिटी, ठीक है, इसके अंदर करंट स्पीड को हम कम करवा सकते हैं, माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और हमने कहा था एक ऐड फ्यूल का ऑप्शन या फ्लोट में अमाउंट, आई होप मैंने फ्यूल का इंटीजर लिया, फ्लोट में लिया ना ये, तो ये अमाउंट उसको बताएंगे, वो उतना फ्यूल उसके अंदर ऐड कर देगा, करंट फ्यूल प्लस इक्वल अमाउंट। जैसे हम कहते हैं ना इतने लीटर्स ऐड कर दो, तो वो फिर उतनी अमाउंट जो है वो एग्जिस्टिंग, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी 12 लीटर्स फ्यूल मौजूद है, 5 और ऐड कर दिया तो एग्जिस्टिंग 12 में 5 ऐड हो जाएगा, तो वो टोटल फ्यूल न्यू अमाउंट नहीं हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, 12 + 5 17 हो रहा होगा। तो ये बस एक क्लास बन जाती है, इतनी सी बात कि ये भी आपको कह लो अक्सर तो बताया गया होता है कि आपने कि इस सिचुएशन में तो हम खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं ना। अब देखो, अब दो चीज़ें, एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई दफ़ा आपको बता दिया जाता है कि भाई एक फ़लाँ क्लास बनाओ, उसमें यही एट्रीब्यूट्स बनाओ, ये फंक्शनैलिटी बनाओ, तो वो आप वैसे फंक्शंस बना लेते हैं। बट रियल वर्ल्ड में जब आप खुद से सॉफ्टवेयर बना रहे, तो किसी ने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा होता कि ये क्वेश्चन है, इतने मार्क्स का है, ये लिख कर दिखा दो। आपको जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं तो आपको खुद से ये एनालाइज करना होता है कि आपने इसके अंदर कौन सी क्लास बनानी है, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स रखने हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी रखनी है। वो थोड़ा जैसे जैसे आपको नॉलेज एक्सपीरियंस मिलेगा ऊप का, तो एक नेचुरली अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा जो जो डेटा सेव करना है वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फिर जो उसके अंदर एक्शंस परफॉर्म होने हैं, लाइक गेम जब बना रहे थे, एक प्लेयर है वो लेफ़्ट राइट मूव कर सकता है, जंप कर सकता है, क्रॉल कर सकता है, कोई लैडर क्लाइंब कर सकता है, फायर कर सकता है, ये सारी उसकी फंक्शनैलिटी हो जाती है। तो वो फिर आप फंक्शंस बनाते हैं उस हिसाब से, और जो उसके फिज़िकल अपीयरेंस है वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, उसका साइज़, उसका वेट, उसकी अपीयरेंस, उसका कलर कुछ हो सकता है, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। तो फिर डिपेंड करता है, कहीं फिज़िक्स आ जाती है, कहीं पर ग्रेविटी आ जाती है, कहीं पर उसकी बाउंसीनेस आ जाती है, मटेरियल, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो इससे फिर ना आप उस सिनेरियो को से खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं कि भाई कौन सा एट्रीब्यूट और कौन सी उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो अभी हमने ये सिनेरियो लिया। अच्छा, अब हमने कहा ये एक कार की डिस्क्रिप्शन है, ये एक कार का कॉन्सेप्ट है कि भाई कार के अंदर ये चीज़ें होंगी, कार बनी नहीं है, ठीक है ना, ये क्लास है। इस कार का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम कहेंगे हाँ ये एक कार है जो ये सब कुछ रखती है।
तो वो कैसे बनता है वो भी आपको बताया। मेन फंक्शन के अंदर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब C1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस की, C1 इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास कार, या C1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कार। ये उसकी एक किस्म की डेटा टाइप भी बन जाती है ना, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं कि भाई ये x जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना, इंट टाइप का वेरिएबल है, तो C1 एक कार टाइप का वेरिएबल है। तो जो हमने क्लास बनाई होती है वो एक किस्म की डेटा टाइप बन जाती है, वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डेटा टाइप भी बन जाती है। अच्छा, अब जैसे हम ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर्स के हवाले से करते थे कि C1 डॉट इसको वैल्यू दे दो, वैसे ही इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल इसको कह दिया जी सुजुकी है, C1 डॉट मॉडल है, इसके अंदर कह दिया जी ये ऑल्टो है, इसकी C1 डॉट ईयर है, इसको मैंने फर्स्ट करो 2023 कह दिया, ऐसे इसको वैल्यू देते। लेकिन अभी उसको चलाऊंगा वो एरर देगा। इसी को अगर सी आउट भी करना हो तो भी हमें वो कह सकते हैं अभी मेक, जैसे हम कहते हैं P1 डॉट प्राइस, P1 डॉट नेम, वो प्रोडक्ट्स के हवाले से करते थे, वही चीज़ है, लेकिन इसमें एक अभी ये एरर देगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरह क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आज हम ऑब्जेक्ट्स के हवाले से कह लो एक और उसका पहलू समझेंगे। हाँ, उस पर जाते हैं। पहले हम उसकी नॉन टेक्निकली चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल टर्म्स की तरफ। देखो हम एज ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, हम ह्यूमंस कई चीज़ें हम पर्सनली ओन करते, ठीक है ना, और उनको हम दूसरों से शेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल जी मोबाइल फ़ोन है, ये जी मैं कहता हूँ जी मेरा पर्सनल है। अगर मेरा कोई रूम है, कोई और मेरा बैग है, मेरा वॉलेट है, तो वो हम, और फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ आपकी फीलिंग्स, कुछ आपके ख़यालात ऐसे हो सकते हैं जो आप दोस्तों से शेयर करें, कुछ चीज़ें आप फैमिली से शेयर करें, कुछ चीज़ें आप पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं। कई चीज़ें आप किसी को डिस्कस नहीं करते, तो कुछ चीज़ें आप उसको हिडन रखते हैं दूसरों से, और कुछ चीज़ें आप शेयर करते हैं पब्लिकली। फिर बाज़ कई लोगों के कह लो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, बाज़ पब्लिकली, और कॉन्टैक्ट डिटेल देखिए जी मेरे ऑफिस का नंबर है, ये पब्लिकली, ये मेरा प्राइवेट पर्सनल नंबर है। तो कुछ चीज़ें पब्लिक के यूज़ के लिए होती हैं जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें आप पर्सनल रखते हैं जो शेयर नहीं करते। एक तो ये रियल ह्यूमंस के हवाले से वो इसको आप उसका प्राइवेसी फैक्टर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की एक प्राइवेसी होती है। फिर अब इसको, ये तो एज ह्यूमंस है ना, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास चॉइस है, हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या दूसरों को बताना है, क्या नहीं बताना। नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे प्राइवेसी होती है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें भी प्राइवेसी होती है, एयर कंडीशनर में भी प्राइवेसी है, टेलीविज़न में भी प्राइवेसी। अब ये क्या प्राइवेसी है, कुछ चीज़ें उसमें उसकी प्राइवेट हैं, हिडन है बेसिकली, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ। अब उसमें क्या होता है कि आपको एक एयर कंडीशनर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको उसके अंदर की मशीनरी नज़र नहीं आ रही, इंटरनल उसकी वर्किंग कैसे वो करता है। आपको नज़र आ रहा है वो ठंडी हवा दे रहा है, वो ठंडी हवा कैसे बना रहा है ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये चीज़ उसकी हिडन है, ये चीज़ उसकी प्राइवेट है। आपको नज़र आ रहा है कि वो बस ठंडी हवा आ रही, आपने उसको एक प्लग लगाया, आपने बटन ऑन किया। अब वो बटन ऑन होने से बिजली उसके अंदर कैसे जा रही है, वो कैसे ऑन हो रहा है, कैसे पावर कंज्यूम कर रहा है, वो जो बिजली कंज्यूम कर रहा है उस बिजली के साथ क्या कर रहा है, उसके अंदर आप एक उसके अंदर गैस मौजूद होती है, कूलिंग गैस मौजूद होती है, वो उसके ज़रिए कैसे काम कर रहा है, वी डोंट नो। और मज़े की बात है हमें परवाह भी नहीं है, हमें क्या, एज यूजर्स ऑफ अ थिंग वी डोंट केयर, एंड वी डोंट नीड टू नो, एंड वी डोंट वांट टू नो। ना हम जानना चाहते हैं कि अभी ठीक है, हमें क्या, हम ऐसा नहीं कि हम उसकी प्राइवेसी को इन्वेड करना चाहते हैं, भी ठीक है, हमें चीज़ इस्तेमाल करनी। हमारे सामने एक फ़ैन होता है जिसके साथ एक स्ट्रिंग मौजूद है, स्ट्रिंग खींचते हैं वो ऑन हो जाता है, स्ट्रिंग खींचने से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अब वो उस डोरी के साथ अंदर
क्या मैकेनिज्म अटैच्ड है जो उसकी स्पीड को चेंज कर रहा है, वो उसके अंदर उसकी केसिंग के अंदर हिडन है, हमें जानना भी नहीं है, ठीक है ना। एज यूजर्स वी डोंट नीड टू नो। कार है, बाइक है, आप एक हैंडल घुमाते हो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कैसे बढ़ रही है, वो कैसे एक एक हाथ के एक स्लाइड से मूवमेंट से चेन भी घूम रही है, टायर भी घूम रहा है, इंजन भी काम कर रहा है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग योर दैट रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी वी डोंट नीड टू नो एज यूजर्स। तो ये उस मशीन की एक ये जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो हिडन है। माइक्रोवेव ओवन में चीज़ रखते हैं, बाहर निकालते हैं, वो गर्म होती है, कैसे हुई, अंदर तो एक लाइट सी नज़र आ रही होती है, एक प्लेट घूम रही होती है, कैसे उसने गर्म किया, बटन प्रेस किया हमने तो। अब तो हम चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक इंटरफेस के थ्रू, लाइक एयर कंडीशनर को रिमोट के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमोट ना हो तो नहीं समझ आती इसको कैसे इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर अपनी तमाम फंक्शनैलिटी रखता है, लेकिन आप एज अ यूज़र और वो मशीन के दरमियान में एक इंटरफेस की ज़रूरत है, वो है रिमोट के तौर पे। कुछ चीज़ों पर आप जैसे माइक्रोवेव है उसके ऊपर टच स्क्रीन होगी या बटन्स होंगे, वॉशिंग मशीन के ऊपर बटन्स होंगे, किसी चीज़ के ऊपर डायल्स लगे हुए होंगे, किसी चीज़ के ऊपर फिजिकली बटन्स मौजूद होंगे। तो अब मोबाइल फ़ोन है, एक टच स्क्रीन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, अगर वो टच स्क्रीन ख़राब हो जाए, सारा कुछ उसके अंदर ठीक होगा, ऑन भी होगा, सारा कुछ होगा, बट वो यूजेबल नहीं रहेगा। तो ये रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होता है। ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में एक उसके यूज़र, एक जो उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, उसके दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान। ये चीज़ समझो, ऑब्जेक्ट और उसके इस्तेमाल करने वाले के ताल्लुक को हम समझ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ है, पहले तो हमने समझा चीज़ क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी होती है। अब हम जान रहे हैं जब उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करने वाला किस हद तक किस उसका कौन सा हिस्सा देख सकता है, कौन सा हिस्सा नहीं देख सकता, और वो देखना चाहता भी नहीं है, उसे देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसको तो इस्तेमाल से गर्ज है। उसने बटन प्रेस किया, एसी का टेम्परेचर चेंज हो गया, आपने टीवी के रिमोट पर बटन प्रेस किया, वॉल्यूम अप हो गया, वॉल्यूम डाउन हो गया, वॉल्यूम म्यूट हो गया, चैनल अप डाउन किया, हो गया, हमें इससे क्या परवाह अंदर क्या हो रहा है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो जानता है, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने वाला भी जानता है, और उसको बनाने वाले ने ये तय किया कि भाई ये चीज़ें जो इसको इस्तेमाल करेगा उसको उससे मैं छुपा लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने वाला ये तय कर रहा है कि क्या चीज़ इसकी छुपी होगी, वो ऑब्जेक्ट को बनाने वाला ही उसका इंटरफेस भी बनाता है कि ये चीज़ रिमोट से इस्तेमाल होगी, ये चीज़ टच स्क्रीन से इस्तेमाल होगी। तो ऑब्जेक्ट, यूज़र और ऑब्जेक्ट को बनाने वाला, ठीक है, हर किसी का आप नज़रिया समझो, किसको क्या चीज़ मालूम है और कौन दूसरे से क्या चीज़ छुपा रहा है कि इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक तो एंड यूज़र से चीज़ को छुपाने का एक मकसद मिस यूज़ भी होता है, कि बनाने वाला ये चाहता है ये चीज़ इस तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एयर कंडीशनर के ऊपर टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 16 से लेके 32 तक जा सकता है, मिनिमम 16 तक जाएगा, मैक्सिमम 32 तक जाएगा। अब ये 16 से नीचे नहीं जा सकता, ये लिमिट कैसे इन्फोर्स हो रही है? आप तो डाउन डाउन फिर भी 16 के बाद भी प्रेस करते रहते हो कि शायद किसी दिन चला जाए नीचे, है ना। आप तो कोशिश डाउन डाउन प्रेस करके आपको पता लगता है अच्छा 16 से नीचे नहीं जाता, तो उसने ये लिमिट उसके अंदर एनफोर्स की। फिर 16 से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल 16 पर चल रहा है, आपको उसे 20 करना है, तो रिमोट पर कोई ऐसा बटन मौजूद नहीं है कि जो आपको नंबर टाइप करने देगा, 20 टाइप करो 20 हो जाए।
डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसने एक ही बटन दी है आपका, आप बार बार प्रेस करोगे तो वो 17 पे 18, 19, 20 इस तरह जाएगा। वो बनाने वाले ने ये तय किया कि ये टेम्परेचर 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा, हालांकि पीछे वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर टेम्परेचर जब सेव होता है ना, एयर कंडीशनर के अंदर भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसके अंदर भी प्रोग्राम काम कर रहा है और उसके अंदर भी वेरिएबल है। उस वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल है, पॉइंट्स के अंदर नहीं है, कहीं पॉइंट्स में भी हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल है या फ्लोट वेरिएबल है, उसके अंदर टेम्परेचर स्टोर है। अब वो वेरिएबल की लिमिट कोई नहीं है, वो तो जीरो पर भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, लेकिन उसको इस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि भाई उसके अंदर वैल्यू 16 से 25 डायरेक्टली सेव की जा सकती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला है उसने ये तय किया कि भाई इसकी वैल्यू एक एक करके इजाफा होगी। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास उसके वेरिएबल की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कि कंप्यूटर आपने वो पेज खोले, एसी ओपन किया और आपने जाके उसके वेरिएबल को चेंज कर दिया। यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट, यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट। और जो टीवी बनाने वाले ने सोचा कि भाई हम इसके ऊपर बटन दे देते हैं, नंबर आप इसके ऊपर, अच्छा उसके अंदर भी मुख्तलिफ टीवी इसके अंदर आता है, मुख्तलिफ के अंदर नहीं भी आता, सिर्फ प्लस माइनस का बटन भी होता है और नंबर्स वाला बटन भी होता है। तो जिस टेलीविज़न में नंबर चेंज करने का ऑप्शन होगा, लाइक पूरा कीपैड 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 9 और 0 तक होगा बटन, उसके अंदर तो आप लाइक 20 भरो और 50 चैनल नंबर पे जाना है तो आप 50 उसके अंदर प्रेस करके जा सकते। लेकिन जिस रिमोट कंट्रोल पर वो नहीं होगा तो वो सिर्फ अप या डाउन आप कर सकते। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने वाला ये तय कर रहा है कि उसका वेरिएबल किस तरह से चेंज होगा, क्या वो न्यूमेरिक इनपुट ले सकता है या एक एक करके प्लस 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 करके ही वो चेंज होगा या माइनस करके वो चेंज होगा। तो ये एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि आप डेटा की डायरेक्ट एक्सेस यूज़र को नहीं देते, क्योंकि अगर डेटा की डायरेक्ट एक्सेस हो तो उसके अंदर वो कोई भी वैल्यू सेव कर सकता है। आप यूज़र को वेरिएबल में ये नहीं करने, फॉर एग्जांपल आप कहते हो भी 0 से कम वैल्यू नहीं जानी चाहिए, उसके अंदर -10 वो सेव कर दे, फिर वो उस वेरिएबल की तो कैपेसिटी है, लेकिन हम जिस सिनेरियो के अंदर उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, मैं एक इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं 0 1 सेव करना चाहता हूँ, वो वेरिएबल तो ये कैपेसिटी रखता है ना 20 सेव कर ले, 100 सेव कर ले, लेकिन मेरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा ना, मैंने तो उसके अंदर 0 1 के लिए इंटीजर बनाया था। तो लेकिन अगर मैं उस वेरिएबल को एक फंक्शन के थ्रू चेंज करवाऊंगा, मैं एंड यूज़र को कहता हूँ कि आप ये स्विच ऑन का फंक्शन कॉल कर सकते हो, स्विच ऑन का फंक्शन वो कॉल करेगा, मेरा वेरिएबल 1 हो जाएगा, वो स्विच ऑफ का फंक्शन कॉल करेगा, मेरा वेरिएबल 0 हो जाएगा, मेरा वेरिएबल महफूज रह गया। वेरिएबल को डायरेक्ट कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वेरिएबल मैंने छुपा ली और एंड यूज़र को सिर्फ फंक्शनैलिटी दी। वो फंक्शनैलिटी रिमोट की सूरत में हो सकती है, वो हार्ड बटन्स की सूरत में हो सकती है, वो टच स्क्रीन की सूरत में हो सकती है, और प्रोग्राम्स की सूरत में वो फंक्शंस होते हैं बेसिकली। तो होता ये है कि अब इसके अंदर किसी चीज़ को जब आपने एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट के यूज़र से कोई चीज़ छुपानी है तो उन चीज़ों से मुराद या वेरिएबल्स होते हैं एक क्लास के पास और फंक्शंस होते हैं। जो चीज़ें बाहर की दुनिया से छुपानी है उनको प्राइवेट कर दिया जाता है, और जिन चीज़ों की एक्सेस देनी है उनको पब्लिक कर दिया जाता है। तो ये प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्चुअली मतलब लिखने में सिर्फ इतना सा है, प्राइवेट लिखना है या पब्लिक लिखना है, यहाँ प्राइवेट लिख दिया यहाँ पब्लिक लिख दिया, बस इतनी सी बात है। समझने में बहुत गहरी बात है ये, कॉन्सेप्चुअली ये बड़ी गहरी बात है कि चीज़ों को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं। ये बताना बहुत आसान है कि ये जी आप यहाँ प्राइवेट लिख दो, प्राइवेट लिखो, स्मॉल पी के साथ आगे कॉलन लगा दो। वैसे सबसे मुश्किल बात यही है कि आपको ये कन्विंस करना है कि प्राइवेट का पी छोटा है, क्योंकि ये नहीं मानोगे बाकी सब कुछ मान लोगे। ये भी मान लोगे कि दिन में चांद निकलता है, रात में सूरज निकलता है, लेकिन प्राइवेट का पी छोटा नहीं मानोगे, क्योंकि पहला लेटर है ना, पहला लेटर तो बिस्मिल्लाह की तरह है, कैपिटल ही लिखना, ठीक है।
तो खैर नॉट आवर प्रॉब्लम। अब हम इन मसलों से सुपोजिटली बहुत आगे जा चुके क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ ली, वो जैसे पढ़ी है वो हम ही जानते, बट बहरहाल लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। पता नहीं आप में से कितने लोग पास होंगे कितने नहीं होंगे, ये भी अल्लाह जानता है या शायद मैं जानता। खैर प्राइवेट और पब्लिक, एक रूल ऑफ थंब, एक कॉमन रूल ये है कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं ना उनको प्राइवेट रखा जाता है, जो तमाम फंक्शंस हैं उनको पब्लिक रखा जाता है, क्योंकि एंड यूज़र फंक्शंस यूज़ करता है, डेटा को एक्सेस नहीं करता। एंड यूज़र फंक्शंस कॉल करता है और फंक्शंस वेरिएबल्स को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्विच ऑन का फंक्शन है, ठीक है, ये इस वेरिएबल को चेंज कर रहा है। स्विच ऑफ का फंक्शन है, ये इस वेरिएबल को चेंज कर रहा है। कोई यहाँ पर बैठकर मेन में बैठ के, जब हम क्लास से बाहर आ जाते हैं ना तो वो फिर हम पब्लिक स्पेस में आ जाते हैं। क्लास के अंदर अंदर प्राइवेट स्पेस है, क्लास से बाहर पब्लिक स्पेस आ जाती है। तो कोई यहाँ से c1 डॉट पावर को कोई वैल्यू ऐसे ना कर सके। ये तभी हो पाएगा जब पावर पब्लिक होगा। पावर को मेन फंक्शन में एक्सेस आप तब कर पाएंगे जब पावर पब्लिक होगा, क्योंकि अब हम पब्लिक स्पेस में हैं, प्राइवेट स्पेस यहाँ ख़त्म, ठीक है ना, जहाँ क्लास ख़त्म हो गई, एंड ऑफ क्लास। तो इसके अंदर अंदर तो सारे वेरिएबल्स, इसके अंदर जो फंक्शंस मौजूद हैं वो वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पीड अप का फंक्शन है, ये क्लास के अंदर मौजूद है, तो ये तो घर की बात होगी ना, ये तो अंदर की बात है, तो ये करंट स्पीड के वेरिएबल को चेंज कर सकता है। लेकिन जो मेन फंक्शन है ये क्लास से बाहर है स्पीड अप भी फंक्शन, मेन भी एक फंक्शन है। मेन फंक्शन क्लास से बाहर है, स्पीड अप का फंक्शन क्लास के अंदर है। तो स्पीड अप जो इंटरनल फंक्शन है वो तो वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फंक्शन है वो वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक वो ऐसे नहीं कर सकता कि c1 डॉट करंट स्पीड इज इक्वल टू 250 या ऐसे, ये नहीं हो सकता, ये होना नहीं चाहिए। अगर हम इसको करंट स्पीड को पब्लिक कर, अब देखो एक कार है, इसका नुकसान क्या है अगर हम ऐसे अलाउ कर दें, तो क्या इशू है। देखो एक कार है, हम इसका सपोज कर लेते हैं कि इसकी एक टॉप स्पीड है, फॉर एग्जांपल हमने कहा इसकी टॉप स्पीड 200 है, ठीक है, हमने उसको कह लो एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया कि कांस्टेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट इंट टॉप स्पीड इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब जब स्पीड अप का फंक्शन कॉल होगा बाहर की दुनिया से, स्पीड अप का फंक्शन कॉल होगा तो वो चेक करेगा कि अगर जो करंट स्पीड है वो लेस देन इक्वल टू टॉप स्पीड है, तब ही करंट स्पीड को बढ़ाया जाए। एक लेयर ऑफ चेक आ गया ना फंक्शन के अंदर, बाहर से स्पीड अप का फंक्शन कॉल किया, उसने चेक किया कि भाई ऐसे ही अन्य वाहनी में स्पीड बढ़ा दूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या अभी की स्पीड क्या है। अगर तो करंट स्पीड टॉप स्पीड से कम है, बल्कि लेस देन ही, बराबर हो गई, तब तो ऊपर नहीं जाना ना, तब क्या करो करंट स्पीड को बढ़ा दो, वरना कुछ ना करो, ठीक है ना। एल्स जो स्पीड है वो वही रहेगी, जाहिर बात है वो तभी होगी जब टॉप स्पीड के बराबर होगी, तो उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकेगा। तो अब देखो जैसे मैंने वो रिमोट की मिसाल दी थी कि आप तो डाउन का फंक्शन कॉल कर रहे हो, डाउन प्रेस किया, टेम्परेचर डाउन का फंक्शन कॉल हुआ, वो अंदर चेक कर रहा है कि अगर ये टेम्परेचर 16 से ज़्यादा है, 18 पे है, 20 पे है, तब तो डाउन को एग्जीक्यूट करूं। लेकिन अगर उसके लोएस्ट टेम्परेचर के बराबर हो गया है, 16 पे ऑलरेडी आ गया है, देन कुछ ना करूं, बस एक डीप करवा दूं, ठीक है, एक आपको साउंड हर दफ़ा हो सकता है आए, बट मज़ीद उसको वेरिएबल को चेंज नहीं करने दूं, ठीक है। ये एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि जब आप बाहर की दुनिया को एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस करवाते हैं, उस फंक्शन के अंदर आप फिर इफ एल्स लगा सकते हैं कि भाई मैंने वेरिएबल को चेंज होने देना है या नहीं होने देना। एक गार्ड बैठा है जो कि बाहर की दुनिया, अब देखो ना एक ऑफिस के अंदर जहां पर कोई बड़ा अफसर बैठा हुआ है,
एक आम आदमी को उसके ऑफिस की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी, उसको पहले किसी पियोन से बात करनी पड़ेगी, किसी रिसेप्शनिस्ट से बात करनी पड़ेगी, कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो फिर ये तय करेगा कि भाई साहब बिजी हैं, साहब मौजूद हैं, उनके पास उनके स्केड्यूल में टाइम है नहीं है। वो आपसे पूछेंगे आप कौन हो, किस सिलसिले में मिलना है, तो वो फिर तय करेंगे भी आप आगे जा सकते हो या नहीं जा सकते। ठीक है, हो सकता है आगे से वो कंफर्मेशन ले ले कि भी अगर आगे से इजाज़त, इफ एल्स आ गया ना भाई, आपकी इंफॉर्मेशन आगे दी, अगर इजाज़त मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर। ये जो फंक्शंस हैं ना, वो दरमियान में गेटवे के तौर पे काम करते हैं कि इंटरनल वेरिएबल को चेंज करवाना है या नहीं करवाना। और ये तो है ना, वेरिएबल के अंदर हमने स्पीड अप की एग्जांपल ली, इससे हम बाहर से हमें रिक्वेस्ट ये आ रही है कि वेरिएबल को चेंज कर दें। ठीक है, तो हमने ये फिर फंक्शन के अंदर चेक किया कि भाई बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, मजीद गुंजाइश है या नहीं, उसकी बेसिस पे हमने चेंज किया। बाज़ औक़ात बाहर की दुनिया से रिक्वेस्ट आती है कि फ़लाँ वेरिएबल की हमें वैल्यू बता दें, हम नहीं बताना चाहते। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है, कुछ डेटा को हमने बाहर की दुनिया को नहीं रिवील करना। ठीक है ना, ऐसा प्राइवेट पर्सनल डाटा या सिक्योर डाटा है जिसको रिवील नहीं करना, तो उसको फिर उसकी रिक्वेस्ट को वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। डेटा मौजूद होता है लेकिन वो हर किसी को नहीं बताने वाला होता ना, हर किसी को उसकी एक्सेस नहीं होती, बाज़ औक़ात किसी को भी नहीं होती, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को होती है। अगर वो कुछ लोगों को होती है फिर उनसे उनकी ऑथराइजेशन ली जाती है। लाइक फेसबुक पर आपका डेटा है जो कि आपकी फर्स्ट करो सेटिंग्स है, आपका पासवर्ड है, कोई इस तरह की ईमेल है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफाइल सिर्फ आपको ही दिखाती है, तो वो फिर आपसे, जब आपने अपने ईमेल पासवर्ड से लॉगिन किया हुआ होगा तब आपको वो डिटेल्स दिखाई जाएंगी। कोई और उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, उसको वो नहीं दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं एक्सेस दे दूं डायरेक्ट कि जी करंट स्पीड एक पब्लिक वेरिएबल है, तो फिर तो जिसका जो दिल चाहे उसमें वेरिएबल में वैल्यू सेव कर ले, ये मुमकिन हो सकेगा ना। और छोड़ो, -250 सेव कर सकता है इंटीजर वेरिएबल जो है। ठीक है, उसको चाहे हम साइंड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या अनसाइंड पर लेके जा सकते हैं, बट रेंज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके अंदर वो कुछ भी वैल्यू डाल दे। ठीक है, फ्यूल देखो, अब हमने कहा फ्यूल ऐड हो सकता है, अब जैसे हमने ऐड फ्यूल का फंक्शन बनाया, ठीक है, अब उसके अंदर भी तो ये तो नहीं कि जितना मर्जी फ्यूल अमाउंट का वो डालते जाए, एक कैपेसिटी होगी, उसका भी वेरिएबल बना होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा भी, एक कार के मैक्सिमम कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी ये फॉर एग्जांपल 40 लीटर, ऑलरेडी 35 पड़ा हुआ और 10 लीटर्स और ऐड करने की रिक्वेस्ट आ गई है, तो वो तो नहीं एक्सेप्ट की जा सकती ना कि भाई क्योंकि ऑलरेडी 35 की गुंजाइश है, रिक्वेस्ट आई है 10 डाल दो, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर यहाँ पर उसको अलाउ कर देंगे तो वो तो उसकी वैल्यू को जो मर्जी है वैल्यू डाल दे, करंट फ्यूल इज इक्वल टू 100 कर दे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। तो ये मसला होता है, इस तरह के मसाइल होते हैं। मिस यूज़ की जब मैंने बात की थी उसको मैं आगे एग्जांपल्स दे रहा था कि भाई क्यों ये डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई मिस यूज़ ना हो, उसके ऊपर हम लिमिटेशन अप्लाई कर सकें, चेक्स अप्लाई कर सकें भी किस वेरिएबल की वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, एक एक करके बढ़ानी है, 5-5 करके बढ़ानी है, नेगेटिव उसमें जानी है कि नहीं जानी है। अब जैसे ये करंट फ्यूल की रिक्वेस्ट आई, अमाउंट में अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई अमाउंट अगर पॉजिटिव होगी तभी इसके अंदर जाए, और कैपेसिटी के अंडर होगी तभी उसके अंदर जाए। जितने भी चेक्स हम लगाना चाहें वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं, और फिर उन चेक से गुजर कर वेरिएबल की वैल्यू में तब्दीली आए। ये मकसद है सारा प्राइवेट और पब्लिक। ये बताने में बहुत आसान है कि बस ये प्राइवेट कर दो, पब्लिक कर दो, जान छोड़ो। ठीक है ना, उस पर बिलीव करना कि क्यों, वाई, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम होगी, डेटा को प्राइवेट रख कर क्यों खप में पड़ना है, इतना ये ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ये चीज़ चेंज करो, डायरेक्टली वेरिएबल्स की एक्सेस दे दो, जान छुड़ाओ। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की खूबसूरती ही का एहसास ही तभी होता है जब आप इस नेमत को समझते हो कि अच्छा हाँ, ये सारे चेक्स भी इस पर लगाए जा सकते हैं।
और अगर ये ना हो तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये बात है, इसलिए बहुत प्यारी चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अच्छा, तो अब हम आ गए, तो इस तरह से ना आप उसको डिस्प्ले करा सकते हो, ना आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इसको, अगर इसके अंदर फ्यूल ऐड करना है, c1.add_fuel, इसके अंदर इस तरह से चेंज इसका वेरिएबल ही हो रहा है लेकिन फंक्शन के थ्रू हो रहा है। इस तरह से इसको कॉल कीजिए, c1.switchOn, ऐसे इसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। c1.switchoff, ऐसे इसके फंक्शंस कॉल होंगे। बाहर की दुनिया, मेन में हम एक्सटर्नल फंक्शन में, यहाँ पर वेरिएबल्स कॉल होंगे, सॉरी फंक्शंस कॉल होंगे। यहाँ पर हम कह देते हैं जी स्पीड अप, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ाओ। c1.break का फंक्शन को कह सकते हैं, ब्रेक लगाओ। स्पीड अप का फंक्शन हम बार बार कॉल कर सकते हैं कि भाई मल्टीपल टाइम्स, जैसे आप एक गेम के अंदर एक बटन प्रेस करते हो, वो एक बटन प्रेस होने पर फंक्शन एक बार कॉल होता है। जब आप बटन प्रेस किए रखते हो वो फंक्शन बार बार कॉल होता है। तो वो इस लिहाज से वो फिर आपको स्पीड बढ़ती रहती है। कोई आप फायर कर रहे हो, एक बटन प्रेस पर सिंगल फायर है, या एक सेट नंबर ऑफ शॉट्स है कि जी 5 शॉट्स जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गन, कि उसके अंदर एक बर्स्ट फायर है या सिंगल शॉट फायर है। तो वो फिर वो बटन, यू कीप ऑन कंटिन्यू प्रेसिंग द बटन, देन वो अगेन वो फंक्शन बार बार कॉल होता रहता है। वो फिर लाइक एक गन से फायर हो रहा है, वो फिर उसके नंबर ऑफ बुलेट्स डिक्रीज होते जाएंगे। अब देखो, जब नंबर ऑफ बुलेट्स, अब हम फायर के फंक्शन पर कह रहे थे कि जी बुलेट्स माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। जब वो 0 पर जाएगा फिर माइनस से तो माइनस में चला जाएगा। तो वहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि अगर तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग जो करंट बुलेट्स हैं वो ग्रेटर देन 0 है, तब माइनस करें, वरना उसको मज़ीद डिक्रीमेंट ना करें। तो इसी तरह से रीलोड के हवाले से है कि वो जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होंगी, रीलोड में क्या है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही होती है, कि अगर वो खाली हो गई है और उसके अंदर फर्ज करो 100 बुलेट्स आ सकती हैं, 50 बुलेट्स आ सकती हैं, रीलोड प्रेस किया वो 50 वहाँ पर आ जाती है। तो वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही होती है बेसिकली, कि वो आपके एमओ में से माइनस हो जाती है, उसके अंदर ऐड हो जाती है, जब शूट होता है तो फिर वो माइनस होती जाती है। फिर वो बुलेट जब किसी को हिट करती है, वहाँ पर भी उसकी हेल्थ में से बुलेट का वो जो वैल्यू होती है, डैमेज वैल्यू होती है, उसमें से माइनस हो जाती है। और जब उसकी जो एनिमी है उसकी हेल्थ वैल्यू 0 पर पहुँच जाती है, वो मर जाता है, ठीक है ना। वो एक आपको डेड के तौर पे उसकी एनिमेशन चला दी जाती है। तो इट्स जस्ट नंबर्स बिहाइंड द सीन। बस देखने में ऐसे लग रहा होता है कि वो कुछ फैंसी शूटिंग एंड सो ऑन सारा कुछ हो रहा है। खैर, तो पॉइंट बीइंग कि जो एक अभी हम यहाँ पर मेन के अंदर बैठ के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर वी आर द यूज़र ऑफ द कार, वी आर नॉट द मेकर ऑफ द कार। जब यहाँ क्लास जब हम बना रहे थे, वी आर द मेकर्स ऑफ द कार। अब जब मैंने कहा था कि जी एक ऑब्जेक्ट है, उसको कोई बना रहा होता है और कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, फिलहाल दोनों हम हैं। क्लास को बनाने वाला क्लास को उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने वाले से चीज़ें छुपा रहा होता है। तो हम किससे चीज़ें छुपा रहे हैं? अपने आप से, क्योंकि बना भी हम रहे हैं, इस्तेमाल भी हम ही कर रहे हैं, तो छुपा भी हम रहे हैं, हम ही से छुपाया जा रहा है। इसलिए इस स्टेज पर ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि ये चोरी छुपना हम अपने आप से ही खेल रहे हैं। तो है ऐसे ये फीलिंग आती, क्योंकि बनाने वाली भी अभी हम हैं, इस्तेमाल करने वाले भी हैं। लेकिन बहुत, जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं, बाज़ का किसी और ने बनाया होता है, एक क्लास किसी और ने बनाई, आप इस्तेमाल करने वाले। बाज़ का आप एक क्लास बनाते हैं, किसी कोई और इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं, सी आउट हमने नहीं बनाया, लेकिन किसी प्रोग्रामर ने ही बनाया ना, एक लाइब्रेरी बना दी। हम सी स्ट्रिंग्स के फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, strlen है और भी बहुत सारे str है, मुख्तलिफ फंक्शन हैं, किसी और ने बनाए हैं वो फंक्शंस, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से जितना आप एडवांस चाहते हो, आप दूसरों के बनाया हुआ कोड के, दूसरों की बनाई हुई क्लासेस इस्तेमाल कर रहे होते हो। और बहुत दफ़ा फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप क्लास बनाते हैं, दूसरे उस क्लास को, कई दफ़ा हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं,
खुद ही क्लास बनाते हैं, खुद ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम फिर भी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके बनाते हैं। तो अभी ये बस ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि यार मैंने ही तो इस्तेमाल करनी है, मैं एहतियात से कर लूँगा, मैं वेरिएबल में गलत वैल्यू नहीं डालूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करना कि भी ठीक है मुझे पता है कि ये इसके फ्यूल के वेरिएबल में वैल्यू या स्पीड के वेरिएबल में वैल्यू 200 से ज़्यादा नहीं जानी, अच्छा मैं एहतियात कर लूँ, ऐसे नहीं करना होता आपको। उस बस बात स्टाइल ही यही है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदाज में ऑब्जेक्ट जब प्रोटेक्ट करते हैं तो प्रोटेक्ट करना है, उसको सेव करते हैं, हाइड करते हैं डेटा को तो हाइड करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि हमने इसकी स्पीड बढ़ाई, फिर हमने इसकी स्पीड को 3 बार बढ़ाई, 1 बार कम कर दी। इसकी स्पीड अब हमें जाननी है कि क्या स्पीड है। ए कार अपनी स्पीड मुझे बताओ, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि बाहर से बाज़ का रिक्वेस्ट आती है कि अपने एक वेरिएबल की वैल्यू का डेटा हमें बताओ, वो फिर फंक्शन को रिक्वेस्ट आती है। फंक्शन बाज़ात फंक्शन की मर्जी है या उस बनाने वाले की मर्जी कि भी ये वैल्यू देनी है या नहीं देनी, या किसको देनी है किसको नहीं देनी। अब जैसे एक बैंक अकाउंट है, हम उसमें पैसे डाल भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं, लेकिन बैलेंस भी तो जानना होता है कि पैसे डाले हैं, 2 बार डाले हैं, 1 बार निकाले हैं पैसे, तो व्हाट इज द करंट बैलेंस वी वांट टू नो। उसके अंदर भी वो देखेंगे भी किसको बताना है किसको नहीं बताना। तो ये सिस्टम के अंदर एक प्रोविजन मौजूद होगी कि बैलेंस को जाना जा सकता है तो ही। फॉर एग्जांपल आप एटीएम पे गए, वहां पर आपका ऑप्शन है कैश विड्रॉ करने की, अगर वहां पर बटन होगा बैलेंस इंक्वायरी का तो ही आप कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये बटन ना दिया तो आप नहीं कर सकते। आप पैसे निकलवा तो सकते हैं, बैलेंस चेक नहीं कर सकते। तो ये उस मशीन बनाने वाले ने तय करना है कि उसने ये बटन देना है कि नहीं देना। इसी तरह से कार के अंदर स्पीड जानने के लिए स्पीडोमीटर लगा होता है, बाइक के ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है। ये बनाने वाले ने तय किया कि यार ये चलाने वाले को हम स्पीड दिखाना चाहते हैं। अब वो स्पीड है तो इंजन के अंदर या व्हील्स की स्पीड है ना, लेकिन वो उसको इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस के थ्रू कि भाई सुई वाला है या डिजिटल है, उसके थ्रू वो उसको इंफॉर्मेशन दिखाता है कि भाई करंट स्पीड। इसी तरह एसी के ऊपर टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा होता है, ये भी बनाने वाले ने डिज़ाइन किया कि भाई हाँ ये इंफॉर्मेशन हमने देनी है यूज़र को और इस तरह से देनी है। कोई स्क्रीन लगानी है या कोई सुई लगानी है, क्या हमने बास अब जैसे गीज़र्स होते हैं पुराने, उनके ऊपर टेम्परेचर जो है ना वो सुई एक तरफ सी लिखा हुआ है एक तरफ एच लिखा हुआ है, कोल्ड है हॉट की तरफ, ठीक है। इसी तरह से कार्स के अंदर टेम्परेचर की नीडल होती है, कोल्ड और हाई की, फ्यूल की नीडल होती है, ठीक है ना। और कईयों के अंदर डिजिटली आ रहा होता है कि भाई इसमें इतने लीटर्स है या इसका इतना टेम्परेचर है। तो ये वो बनाने वाला डिसाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है कौन सी नहीं देनी, जो देनी है किस अंदाज में देनी है। सुई के साथ एनालॉग मीटर देना है, डिजिटल मीटर देना है, वो तय करें। और अगर उसने उसमें वो फंक्शनैलिटी नहीं रखी, हम एज यूज़र वो इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकते, चाहे उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, लेकिन जब उसने हमें मशीन के ऊपर नहीं दिखाई हम नहीं जान सकते। तो इसी तरह से अब एज अ यूज़र मैं चाहता हूँ गाड़ी से उसकी स्पीड जानूँ, लेकिन कार बनाने वाले जो कि बदकिस्मती से हम ही हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी है क्योंकि उसने जो स्पीड है उसको किया है प्राइवेट। वैसे शायद फिलहाल मैंने उसको पब्लिक रखा हुआ होगा, ये सारे वेरिएबल्स को बेसिकली प्राइवेट के अंदर रखना होता है। और जो फंक्शंस होते हैं उस वक्त मैंने समझाने के लिए ऊपर लिखा, फंक्शंस हैं पब्लिक, ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे एज अ यूज़र चाहिए, यूज़र ऑफ द कार चाहिए, बट मेकर ऑफ द कार ने नहीं दिया, ठीक है। अब हम फिर मेकर ऑफ द कार बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ भी तो हम ही बैठे, काउंटर के दोनों तरफ हम ही, बेच भी हम रहे हैं खरीद भी हम ही रहे। तो हमें अब कुछ खरीदना है लेकिन बेच नहीं रहे, तो पहले फिर बेच लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कार की मौजूदा स्पीड बताएगा, बस। वो चूंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, कोई डाटा जवाब में दे रहा होगा, इसलिए उसकी रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगी। उसकी रिटर्न टाइप वो होगी जो उस वेरिएबल की टाइप है जो कि हमने करंट स्पीड की डाटा टाइप इंट रखी हुई। इसको मैंने कह दिया गेट कार स्पीड या गेट स्पीड कह दूँ,
इसका काम है रिटर्न करंट स्पीड। इसने कुछ भी नहीं करना, एवं नखरे से बैठा हुआ है, इसने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इस फंक्शन में, इसने बस एक वेरिएबल की वैल्यू दे देनी। प्राइवेट रखा है नहीं, देखो पब्लिक मैं आपको बताता हूँ, देखो ये फंक्शन पब्लिक है, होगा क्या, यहां से मैं फंक्शन कॉल करूंगा, मैं कहूंगा सी आउट कार स्पीड इज c1 डॉट गेट स्पीड। देखो इस फंक्शन को आप उस बंदे की तरह समझो जो दफ्तर के बाहर बैठा है या एक रिसेप्शनिस्ट है, वो आपने उसे कहा भी साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे, कहते पूछ के बताता हूँ, उसने आपको साहब की एक्सेस नहीं दी कि जाओ जाके देख लो, उसने ये नहीं कहा कि जाओ खुद जाके देख लो, साहब की एक्सेस नहीं दी उसने कहा जी आप यहाँ रुके बैठे मैं पता करके बताता हूँ, ठीक है। वो एक वॉल है, वो पब्लिकली अवेलेबल है बंदा, वो फ्रंट डेस्क पे बैठा है, वो रिसेप्शन में बैठा है। तो यहाँ पर गेट स्पीड का फंक्शन है, बाहर की दुनिया गेट स्पीड के फंक्शन से बात करें, गेट स्पीड के फंक्शन वो उसकी अंदर प्राइवेट रसाई है, क्योंकि वो फंक्शन ये वाला गेट स्पीड का फंक्शन क्लास के अंदर मौजूद है, तो क्लास के अंदर तो उनके पास सबकी एक्सेस होती है, तो वो क्या कर रहा है, ये वेरिएबल की एक्सेस नहीं दे रहा, वो वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसने गेट स्पीड ने क्या किया, उस वेरिएबल की वैल्यू चेक की और वो वैल्यू बता दी आपको, ठीक है। तो ये गेट स्पीड का फंक्शन अंदर के वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये हम इस वेरिएबल की वैल्यू आपको दे रहे हैं। और जब रिटर्न हो जाएगी फिर मेन का की मर्जी है कि उस स्पीड को वो डिस्प्ले, अब मैंने जैसे सी आउट में डाल दी है स्पीड, ठीक है ना, मैं हो सकता है अभी उसको किसी और वेरिएबल में रख लूँ, इंट कार स्पीड इज इक्वल टू c1 डॉट गेट स्पीड, ऐसे कर लूँ, फिर आगे इसको कहीं पर सम कर दूँ, एवरेज कर दूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, इसको मैं डिस्प्ले कर दूँ, ठीक है ना, ऐसे भी। तो देन द मेन फंक्शन डिसाइड्स व्हाट टू डू। एक अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फिर मेरे पास चॉइस है उस वैल्यू का क्या करना है, बाज़ का डिस्प्ले नहीं कराना होता, जस्ट उसको इस्तेमाल करना है या कहीं कंपेयर करना है। इफ़ कार स्पीड इज़ लेस देन, फॉर एग्जांपल चलान करना है कि इफ़ कार स्पीड इज़ ग्रेटर देन 120 देन सी आउट चलान, इफ़ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू देन इट इज़ फाइन, ठीक है। तो उस वैल्यू का के मल्टीपल यूजेस आ जाते हैं। अच्छा अब देखो मैं इसको ना, ये मैंने कार स्पीड डिस्प्ले कराई है मैं डायरेक्टली ना, देखते हैं कार स्पीड क्या आएगी, देखते हैं क्या आएगी। लेट्स स्कोर इवनिंग एंड लेट्स स्कोर 2 कह देता हूँ, एग्जीक्यूट। ये देखो कार स्पीड 2 आई है, ठीक है। 2 क्या सही आई है, 3 दफ़ा आपकी है, ये 1 2 3 हो गया, एक ब्रेक लगी एक माइनस हो गया, 2 सही आ गई है ना, क्यों परेशान हो रहे, ऐसे तो ना करो। अच्छा अब आपने जैसे कल भी मैंने बताया था कि आपने वो बना ली, अब आप इस सारे को यूज़ करते हुए ना, बल्कि ठीक है चारों बुक से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। और फिर अब देखो उन्होंने कहा है कि जी राइट अ क्लास नेम्ड कार, जैसे हमने बनाई, दैट हैज़ द फॉलोइंग मेंबर वेरिएबल्स, उसने आपको वेरिएबल्स बता दिए, ईयर मॉडल, इंटीजर, मेक, स्ट्रिंग, और उसने कहा जी एक आप स्पीड का वेरिएबल, बस ये 3 वेरिएबल्स उसने कहे, चौथा वेरिएबल नहीं कहा, ठीक है, कि ये आप 3 बनाओ। उसके बाद अभी आगे कंस्ट्रक्टर एक्सेसर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उसने एक एसएल रेट का फंक्शन बताया, ये चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी। एसएल फंक्शन शुड ऐड 5 टू द स्पीड मेंबर वेरिएबल, ठीक है, उसने कहा जी 5 ऐड हो, और ब्रेक का फंक्शन शुड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम स्पीड मेंबर वेरिएबल, ये उससे मिलता जुलता है। फिर वो कहते हैं जी आप मेन फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर कार को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉल द एसेलरेट फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करें, जैसे मैंने अभी 3 टाइम्स किया, कहते हैं 5 टाइम्स कॉल करें, आफ्टर ईच कॉल टू एसेलरेट गेट द करंट स्पीड ऑफ द कार एंड डिस्प्ले इट, ठीक है। हर एक कॉल के बाद, हमने तो 3 बार कॉल किया एसेलरेट, एक बार ब्रेक के एंड में स्पीड बता दी, वो कहता है हर एक कॉल के बाद, हर बार एसेलरेट करने के बाद उसको डिस्प्ले करवाओ। फिर वो कहते हैं जी आप 5 टाइम्स ब्रेक करो और हर दफ़ा ब्रेक करने के बाद फिर उसको डिस्प्ले करवाओ। तो
तो ये वेरी इजी, इसके यहाँ पर हमने इसको कहा भाई ये स्पीड अप, एक बार कॉल किया, उसके बाद कह दिया जी यहाँ पर स्पीड c1 डॉट गेट स्पीड, ठीक है। ये हर बार जब भी स्पीड अप करो उसके बाद कॉल कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, फिर उसके बाद ब्रेक करने के बाद कर दिया, बस ये चीज़ करने को कह रहे। बेबी एग्जांपल है कि भी आपको वेरिएबल्स बनाने आ जाएं, फंक्शंस बनाने आ जाएं, उसके बाद उनको कॉल करना है कि देखो यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज भी कर रहे हैं, स्पीड अप से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, गेट स्पीड से वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, लेकिन डायरेक्टली वेरिएबल है भी नहीं हमारे पास, वेरिएबल की एक्सेस नहीं है, लेकिन हम स्पीड अप फंक्शन के जरिए, जैसे आप रिमोट के बटन के जरिए टीवी का वॉल्यूम वेरिएबल या प्रोग्राम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, इस तरह से एसी का फंक्शन यूज करते हुए आप उसका टेम्परेचर वेरिएबल चेंज कर, यहाँ पर भी हम उसके फंक्शंस को यूज करते हुए उनके वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं विदाउट हैविंग और नीडिंग टू हैव, हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब फंक्शंस जो बने हुए तो हम उनको इस्तेमाल कर लें, डायरेक्ट हमें वेरिएबल्स को एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं। स्ट्रक्चर्स जो हुआ करते थे ना, उनके अंदर वेरिएबल्स की डायरेक्ट एक्सेस होती थी। ये जो हमने जैसे प्राइवेट किया पब्लिक की, अगर हम कुछ भी ना लिखें, पब्लिक भी नहीं लिखा, प्राइवेट भी नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें प्राइवेट होती हैं, ठीक है। ये सारे कुछ प्राइवेट, इवन फंक्शंस भी प्राइवेट हो गए। पब्लिक चीज़ों को जब तक हम फंक्शंस, अगर हम इसको प्राइवेट ना भी लिखें ना, एटलीस्ट हमें फंक्शंस को पब्लिक करना पड़ेगा ताकि ये इस्तेमाल हो सके, ठीक है। ये पब्लिक, और इसके आगे कॉलन आता है, सेमी कॉलन नहीं आता, ये आपने ध्यान में रखना है। वैसे तो ये भी बड़ी मुश्किल बात है कि आप लोग मान जाएं, क्योंकि सेमी कॉलन ही इतना ज़्यादा सर पे सवार हो जाता है कि फिर आप इंसानियत से आगे निकल जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्राइवेट ना भी लिखें तब भी ये प्राइवेट है। तो अगर आप ये पब्लिक लिखना भूल जाते हैं तो ये फिर फंक्शंस वो आप कॉल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैंने नहीं लिखा ना, जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये कहेगा कि ये देखो ऐड फ्यूल का फंक्शन आपने कॉल किया हुआ है, तो ये ऐड फ्यूल तो प्राइवेट है, ये देखो ऐड फ्यूल प्राइवेट है, स्विच ऑन प्राइवेट है, स्पीड अप, ये कह रहे हैं सारे फंक्शन तो प्राइवेट है। तो हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, ये ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, ये हटा भी देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखता तब भी ये प्राइवेट होंगे। ये देखो यहाँ उसने एरर दे दी कि ये प्राइवेट है, आप मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए फंक्शनैलिटीज़ बाहर की दुनिया ने इस्तेमाल, यूज़र्स ने इस्तेमाल करनी होती हैं, और इनको हम कर देते हैं प्राइवेट। डेटा इज़ प्राइवेट। अच्छा, फिर आपने अब नेक्स्ट वीक में मैं आपको उसका काम दे रहा हूँ कि आपने पढ़ना कि एक तो आपने वही बताया था एसी की क्लास बनानी है। अब ये इस तरह से फंक्शंस बना करना कि एक उसका फंक्शन होगा जो टेम्परेचर गेट करेगा, एक फंक्शन होगा जो टेम्परेचर में इजाफा करेगा, एक टेम्परेचर को कम करेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर आप टेलीविज़न की बनाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने का, वॉल्यूम कम करने का, चैनल नेक्स्ट करने का, चैनल प्रीवियस करने का, फिर गेट करंट चैनल जो एक वो जस्ट एक वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर इसी तरह से गेट करंट वॉल्यूम कि इस वक्त कितना वॉल्यूम है वो बताएगा फंक्शन ना। बस ये दो वेरिएबल्स बनाने हैं, दो चार फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर जो पढ़ना है ना, ये चैप्टर 13 के पहले मेरे ख्याल है 2 पेजेस हैं, जिसके अंदर ना ये प्रोसीजरल और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल है वो यहाँ से हमारी बुक के चैप्टर 13 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले वो डिफ्रेंशिएट करता है, 13.1 टॉपिक है कि प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन स्टाइल्स में क्या फ़र्क है। फिर वो क्लासेस की बात करता है कि इंट्रोडक्शन टू क्लासेस, फिर डिफाइनिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास वो बनाना। पहले तो क्लास बनती है, फिर मेन के अंदर आकर उसका ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे हम C1 बना लेते हैं। फिर प्राइवेट मेंबर्स की बात करेंगे, भी क्यों प्राइवेट मेंबर्स क्यों बनाए जाते हैं, जो मैंने इस पर काफ़ी लंबी बात की। और फिर यहाँ पे कह रहे सेपरेटिंग क्लास स्पेसिफिकेशन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, इस पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर वो बताते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ ए मेथड ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर, तरीक़ेकार है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। It is a programming practice centered on procedures or actions that take place in a program, or object oriented, it's centered around objects। और objects कहते हैं object कैसे बनते हैं, by encapsulate data and functions together।
ऑब्जेक्ट इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फिर आगे फिर टू कॉमन प्रोग्रामिंग मेथड्स in practice today: procedural programming and object oriented programming. These are two methods of programming, not two different languages of programming. Up to this chapter you have learned to write procedural programs, जो programming fundamentals में हमने पढ़ा, and now we will just do with a different style but same चीज़ें रहेंगी, but just the style would be changed. आगे फिर वो एक rectangle की example देता है, उसकी width height के attributes लेकर उसकी functionality, फिर यहाँ पर ये एट्रीब्यूट्स का जिक्र करता है। एट्रीब्यूट्स ये मेंबर फंक्शंस का लफ्ज़, प्रोसीजर्स का लफ्ज़, ये लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करता है। फिर एनकैप्सुलेशन से मुराद, एनकैप्सुलेशन रेफर्स टू कंबाइनिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ, इधर फंक्शंस लिखा हुआ है, इधर एंड कोड लिखा हुआ है। बेसिकली डेटा और फंक्शंस को एक ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट जब कंबाइन करते हैं, इसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये एक कैप्सूल के अंदर उन्होंने दोनों चीज़ें बंद कर दी। और डेटा हाइडिंग जो बेसिकली वेरिएबल्स को जो प्राइवेट कर रहे हैं ना, इसको डेटा हाइडिंग कहते हैं। वेरिएबल्स को हाइड करते हैं, डेटा हाइड हो गया। फंक्शनैलिटीज़ को एक्सपोज करते हैं, फंक्शनैलिटीज़ को पब्लिक करते हैं। तो डेटा हाइडिंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी टू हाइड इट्स डेटा फ्रॉम कोड आउटसाइड द क्लास। थैंक यू। ठीक है, दैट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। डेटा जो है वो क्लास के बाहर जो चीज़ें मौजूद उनसे हाइड होता है। क्लास के अंदर तो वो अवेलेबल होता है, बट बाहर की दुनिया से वो हिडन होता है ओनली। तो अब यहाँ पर ना एक उन्होंने बड़ा अच्छा बताया हुआ है एक डायग्राम, कि वो कह रहा है कि जो ये इनर सर्कल्स हैं ना, इनको आप समझिए ये फंक्शंस हैं क्लास के अंदर। जो है ये ब्लू बॉक्स एक क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं डेटा, ठीक है। और ये हैं उस क्लास के फंक्शंस लाइक स्पीड अप, ब्रेक, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये उसके फंक्शन। कोड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट जो है वो इन फंक्शन से बात करता है, और ये फंक्शंस फिर इन एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं या इनकी वैल्यू लेकर बाहर की दुनिया, डबल साइड एरो है। बाहर की दुनिया फंक्शन को कहती है वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो, लाइक स्पीड अप, ब्रेक, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही। ये फिर फंक्शन ये चेक करते कि भाई हम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, डिफरेंट उसके ऊपर कॉन्स्टेंट होते हैं, लाइक टॉप स्पीड है, मिनिमम। एक है फंक्शन ब्रेक का, वो ब्रेक लगाया जा रहा है, जीरो से नीचे तो नहीं जाना ना, तो उसके अंदर भी हम माइनस माइनस में उससे नीचे नहीं जा सकते, तो वो भी उस पर के ऊपर भी चेक्स लगाएगा और फिर देखेगा भाई माइनस करना है या नहीं करना, प्लस करना है नहीं करना, और फिर उसके मुताबिक वैल्यू। और अगर आउटसाइड द कोड कोई वैल्यू मांगता है कि भाई ये वाली वैल्यू मुझे दो, तो भी वो देखेगा भाई देनी है कि नहीं देनी है। बाज़ात उसको कन्वर्ट करके देना होता है, बाज़ात ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कन्वर्ट करके देना होता है। बाज़ात कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो वैल्यू देने की बजाय खुद डिस्प्ले करवा दे, तो ये उसने फिर फंक्शंस के थ्रू सारा जो है ना वो दरमियान का काम हो रहा हो। स्ट्रक्चर्स में कोड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टॉक्स टू द डेटा, डेटा की एक्सेस वहाँ पर सब पब्लिक होता है। बट इन क्लासेस ऐसा क्यों है? बिकॉज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, हमेशा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में चूंकि ये पहलू होता है कि उसमें चीज़ें हिडन होती हैं और उसके यूज़र्स नहीं जानते कि इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, लाइक हमने एसी, टीवी, कार, बाइक की एग्जांपल दी है, इंटरनली एक्सेस नहीं होती। हम जस्ट उसको एक लिमिटेड हद तक, जिस हद तक हमें फंक्शन बटन पर दिए हुए होते हैं, हम उस हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, इस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उस तरह से बनाया गया है। तो ये उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उसी तरह से ये काम करती है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, उससे मुखालफत नहीं रखती। इस लिहाज से ये जो आप पैराग्राफ्स पढ़ेंगे इसके अंदर आपको इसी चीज़ की बात रीयूजेबिलिटी के हवाले से बताएगा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का बताएगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। फिर अभी वो एक ये भी क्लास और ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए वो एक मिसाल देता है कि जब आप एक घर का नक्शा बनाते हैं कि भाई लिविंग रूम यहाँ होगा, बेडरूम यहाँ होगा, वॉशरूम, किचन, लॉन, ये चीज़ें होंगी, तो वो जो एक नक्शा होता है वो जस्ट एक प्लान होता है, घर नहीं बना होता। देयर इज़ नो एक्चुअल फिजिकल हाउस और बिल्डिंग। लेकिन जब आप उस नक्शे की बुनियाद पर एक घर बना लेते हैं, वो जो मैप है वो एक क्लास है।
और जब घर बनता है वो उसके एग्जैक्ट मुताबिक होता है, जैसा उसमें लिखा होता है वैसा ही वो वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये भी रिलेशनशिप वो बताता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास एक प्लान है, एक डेफिनेशन है, एक डिस्क्रिप्शन है कि ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जब बनेगा, तो जब वो वैसा बनता है, बिल्ड होता है, तो वो वैसा ही उससे मुताबिकत रखता होता है। उसमें वो तमाम फीचर्स होते हैं जो उन्होंने मैप के अंदर डिफाइन किए गए होते हैं, भी इसमें ये फैसिलिटीज़ या ये फीचर्स होंगे। तो बस यहीं तक ही आपके पढ़ने के लिए काफ़ी होगा। और आपने वो बोली जो मैंने कहा टीवी की, टीवी में भी आपने ना फॉर एग्जांपल एक टीवी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो भी उसकी मैक्सिमम लिमिट है 100 से ऊपर नहीं चैनल पे जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई भी आप अपर लिमिट रख लेते हो, तो फिर नेक्स्ट चैनल के फंक्शन के ऊपर आप वो चेक लगाओगे भी इससे नीचे नीचे है तो इंक्रीमेंट हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल वो 0 से नीचे नेगेटिव में नहीं जाएगा तो लोअर जाते हुए। इसी तरह वॉल्यूम का है कि वॉल्यूम 100 से ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम 0 से लेके 100 तक है, तो माइनस करते वक्त वो 0 से नीचे ना जाए, प्लस करते हो 100 से ऊपर ना जाए। इसी तरह एसी का टेम्परेचर है, आप उसका कोई लोएस्ट सेट करते हो कि भी ये 16 से नीचे नहीं जाएगा या 14 से नीचे नहीं जाएगा, ये 30 से ऊपर नहीं जाएगा, 32 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह के फंक्शंस के अंदर आप चेक लगा के फिर उसको आप इस्तेमाल करते हो, तो देन यू विल एन्जॉय इट, और आपको थोड़ा इसका मज़ा आएगा कि हाँ भी ठीक है, सही चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सही है, तो अभी के लिए